अहंकार को लगी चोट या फिर अपने अहंकार को प्रदर्शित करने की होड़ हिंसा को जन्म देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने अपने विचार रखूंगा बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर, जो कि 2 मई को जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो उसके बाद से ही जारी है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान वहां पर जो हालात हैं वो थोड़े सामान्य हुए हैं। वहां पर से हिंसा की बहुत बड़ी खबरें या किसी की मौत की खबर कम से कम सरकारी आंकड़ों के लिहाज से या फिर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नहीं सामने आई है। लेकिन करीब करीब बीते 5 दिनों के दौरान जो कुछ भी बंगाल में हुआ उसे लेकर बात करना जरूरी है। और इस पर मैं क्या सोचता हूं ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2014 के बाद से देश में राजनीतिक परिदृश्य में जो परिवर्तन आया है उसके बाद से अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो विपक्ष का चेहरा खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं उसे प्रोपेगेंडा के माध्यम से या फिर उसने स्वयं ही अपनी कुरीतियों के कारण या फिर अपनी खराब नीतियों के कारण स्वयं को एक प्रकार से धरातल पर ला दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में समय समय पर, चाहे 2016 के विधानसभा चुनाव हो या फिर अभी जो 2021 के इस वर्ष जो अभी हाल में ही संपन्न हुए हैं विधानसभा चुनाव हो, इनके नतीजों ने कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लाकर देशव्यापी स्तर पर विपक्ष को एक ऑक्सीजन देने का कार्य किया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों ममता बनर्जी की, तो उनका स्वभाव एक प्रकार से रहा है तेज तर्रार नेता का। अब तेज तर्रार 2 धारी तलवार की तरह होता है, यह शब्द आप ध्यान से समझिएगा। एक तेज तर्रार का अर्थ होता है कि आप अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, आप दबे कुचलों की, पीड़ितों की आवाज बनते हैं, आप अन्याय को सहते नहीं हैं, आप तशद्दुद को सहते नहीं हैं। लेकिन एक होता है तेज तर्रार का अभिप्राय यह भी कि आपको और आपके कार्यकर्ताओं को खुली छूट मिल जाती है उपद्रव करने की, हिंसा करने की। मौजूदा समय में पश्चिम बंगाल, जिसकी कभी पहचान सांस्कृतिक आधार पर होती थी, जिसकी कभी पहचान होती थी कि पश्चिम बंगाल की समृद्धता, चाहे वो वहां का कल्चर हो, चाहे वहां की परंपराएं हो, चाहे वहां के लोग हो, चाहे वहां का साहित्य हो, चाहे वहां के महापुरुष हो, वो उस चीज से होती थी। लेकिन करीब करीब बीते 2 दशकों से या उससे आगे भी अगर मैं आपको लेकर चलूं, करीब बीते 4 दशकों से पश्चिम बंगाल की राजनीति हिंसक हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीते कुछ दशकों से ही वहां पर हिंसा का दौर शुरू हुआ है। हिंसा का दौर वहां पर जारी है। आप ये मानकर चलिए कि 60 के दशक के बाद से ही वहां पर हिंसा शुरू हो गई थी राजनीतिक आधार पर। पहले वहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कांग्रेस की सरकार थी, और इसके बारे में भी आप जान लीजिए क्योंकि थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि भी समझनी चाहिए बंगाल को लेकर। वहां पर दोस्तों कांग्रेस की 22 साल सरकार रही और इस दौरान वहां पर डॉक्टर विद्या चंद्र रॉय जो 17 साल वहां पर मुख्यमंत्री रहे, और सिद्धार्थ शंकर रे ये उसके बाद के 5 साल कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे पश्चिम बंगाल में। 22 साल के शासन के बाद वहां पर वाम मोर्चा यानी लेफ्ट पार्टियों की सरकार बनी, जिसका शासन 34 साल रहा। इसमें ज्योति बसु 23 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद बुद्धदेव भट्टाचार्य 11 साल मुख्यमंत्री रहे। और ये 2006 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी और मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी। और उसके बाद से ममता बनर्जी ने अभी हाल में ही अपने 10 साल पूरे किए और इसके बाद अब उनका एक नया टेन्योर शुरू हो रहा है, उनका नया कार्यकाल शुरू हो रहा है। इस बार वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। तो एक प्रकार से आप यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। प्लस इसमें एक चीज मैं आपको और जोड़ना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में 1972 से लेकर वर्ष 2021 तक, यानी इस हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों तक, हर बार किसी भी पार्टी को जिसको बंगाल की जनता चुनती है, ये जो बंगाल की गद्दी पर बैठती है, बंगाल में शासन करती है, उसे पूर्ण रूप से
जनादेश दिया जाता है, स्पष्ट जनादेश दिया जाता है। और हर बार सिर्फ एक अपवाद है वर्ष 2001 को छोड़कर, बाकी हर बार पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें सत्ताधारी दल को दी जाती है। यानी एक प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में स्थिरता है राजनीतिक आधार पर। अब इससे जुड़ी बात एक और है कि वहां पर जो हिंसा का दौर है वो कार्यकर्ता आखिर इस बात की फीलिंग अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं कि उन्हें यहां पर रहना है एक लंबे समय के लिए, क्योंकि इसकी तस्दीक, इसकी पुष्टि बंगाल का एक लंबा, ये जो मैंने आपको राजनीतिक इतिहास बताया कि यहां पर स्थिरता रहती है। अब आपको मैं एक बार बताना चाहूंगा मसलन कि कांग्रेस का जब शासन था वहां पर, तो 22 साल के दौरान वहां पर उस दौरान कांग्रेस पार्टी और जो वामपंथी कार्यकर्ता थे, वामपंथी दलों के जो लोग थे, उनके आपस में बहुत हिंसा होती थी। ऐसा समझ लीजिए कि आज की जो हिंसा हो रही है ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। उस दौरान बिल्कुल निर्मम तरीके से हत्याएं की जाती थी और विभत्स तस्वीरें उस दौर में भी सामने आती थी। इसके बाद जब लेफ्ट का शासन आया तो उस दौरान पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ और फिर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर झड़पें हुई। और इसके बाद जब तृणमूल कांग्रेस का शासन आया तो इसमें तृणमूल कांग्रेस और भाजपा प्रमुख तौर पर आमने सामने दिखी, प्रतिद्वंदी के तौर पर। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी हाल में जो चुनाव भी हुए वहां पर भी चाहे हिंसा की खबरें हो, चाहे बमबारी की खबरें हो, चाहे एक दूसरे के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की खबरें हो, चाहे घरों में लूटपाट की खबर हो, घरों, दफ्तरों और दुकानों में आगजनी की खबरें हो, ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आई। बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आई कि किसी या एक दूसरे के दलों के कार्यकर्ताओं ने फांसी लगा ली। इस तरीके की घटनाएं लगातार बंगाल से सामने आई और मुख्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो ग्रामीण बंगाल से आई, जहां पर शायद आप केंद्रीय फोर्सेस को नहीं भेज सकते, या अगर भेज भी सकते हो तो वहां पर जो तंत्र है ग्रामीण बंगाल का वो ज्यादा मजबूत है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सेंटर की फोर्सेस को वहां पर जो केंद्रीय सुरक्षा बल है पश्चिम बंगाल में उन्हें तैनात किया गया था। ममता बनर्जी लगातार इस बात के आरोप लगाती रही कि केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान बीजेपी के काम कर रहे हैं या चुनाव आयोग की पक्षपात का नतीजा है कि उनकी यहां पर तैनाती की गई है, या फिर वो कोरोना लेकर आ रहे हैं। इस तरीके के बयान भी दिए ममता बनर्जी ने, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तैनाती इसी लक्ष्य के साथ की थी, इसी उद्देश्य के साथ की थी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो रक्त रंजित इतिहास है उसे और ज्यादा रक्त रंजित ना किया जाए और चुनाव एक प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। हालांकि जितनी हिंसा 2018 के पंचायत चुनाव में हुई थी उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में अगर मैं बात करूं तो इस बार के चुनाव में नहीं हुई थी। लेकिन 2 मई की शाम से जब आपने देखा कि वहां पर शुभेंदु अधिकारी के गाड़ी पर, काफिले पर हमला हुआ, उसके बाद फिर एक तस्वीर सामने आई कि वहां पर बीजेपी के एक दफ्तर को आग लगा दी गई। उसके बाद से लगातार खबरें सामने आ रही और प्रदेश भाजपा के अनुसार उन्होंने ये भी कहा है कि वहां पर करीब करीब 500 ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके घर लूटे गए हैं और दफ्तरों में आग भी लगाई गई है, दुकानों में भी लूटपाट की गई है, आग के हवाले कर दिया है। कुछ उन्होंने घटनाएं भी बताई जिसमें उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर भाजपा के कार्यकर्ताओं और उनके घरों में हमले हो रहे हैं। पूर्वी बर्धमान जिले में बलराम मांझी, पश्चिम मेदिनीपुर में विश्वजीत महेश की गुंडों ने पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि गुरुवार को ये कहा गया, बीते 24 घंटे के दौरान, गुरुवार यानी उससे पहले के। इसके अलावा कोलकाता और उत्तर 24 परगना में भी हिंसा हो रही है, वहां से भी तस्वीरें सामने आई। बहुत सारी जगहें, बीरभूम से भी तस्वीरें सामने आई, नंदीग्राम से, जैसे मैंने आपको बताया, आसनसोल से हिंसा की तस्वीरें, हिंसा की भयावह तस्वीरें सामने आई। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर जो डेवलपमेंट्स हुए वो भी आपके लिए जानना जरूरी है दोस्तों। और यहां पर आप ये जान लीजिए कि जब 5 तारीख को यानी 5 मई को जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही थी ममता बनर्जी, और उसके 2 दिन के दौरान अभी जो वहां के नवनिर्वाचित विधायक हैं उन्होंने भी शपथ ले ली है, उसके बाद ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि केंद्र के जो मंत्री हैं, यानी केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, उसकी भी घटना मैं आपको बताऊंगा आगे। केंद्र सरकार के मंत्री बंगाल में हिंसा फैलाने के लिए या हिंसा को बढ़ावा देने के लिए, उसे उकसावा देने के लिए, उकसाने के लिए आ रहे हैं और वही पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ ममता बनर्जी चूंकि अभी उन्होंने कल ही पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को कि
बंगाल को 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भी चाहिए। यानी कहीं ना कहीं अब ये सीधी की सीधी जो टक्कर है या सीधी सीधी जो लड़ाई है, आप ध्यान से समझिएगा कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आने वाले समय में होने वाली है। ममता बनर्जी ने दोस्तों आखिर ये बयान क्यों दिया केंद्रीय मंत्री वाला, वो भी मैं आपको उसकी पृष्ठभूमि में भी लेकर जाना चाहूंगा। दरअसल केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन। इन पर दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन पर हमला हुआ। गुरुवार को इन पर हमला हुआ दोपहर करीब 1 बजे के आसपास, जब ये पश्चिम मेदिनीपुर के एक गांव में थे और वहां पर जो हिंसा हुई उससे प्रभावित लोगों से मिलने जा रहे थे। इस दौरान आरोप लगाए गए कथित तौर पर कि टीएमसी के गुंडों ने इनके काफिले पर हमला किया पत्थर लाठी डंडों से, और इसमें इनके ड्राइवर समेत कई लोगों को चोटें भी आई। हालांकि केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री सुरक्षित हैं, इन्हें चोट नहीं आई, लेकिन इनके ड्राइवर को, इनके चालक को चोट आई है। उसके बाद से बीजेपी हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हो या फिर वहां पर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हो, उन्होंने लगातार इस मामले में संज्ञान लिया और लगातार तीखे हमले किए तृणमूल कांग्रेस पर, और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने ही इस हमले को अंजाम दिया है। इसके बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई और उन्होंने ये बातें कही जो मैंने आपको अभी इस घटना के वर्णन से पहले बताई। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राज्यपाल जो है पश्चिम बंगाल के धनखड़ साहब, जगदीप धनखड़ साहब, इनकी भूमिका पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों आप जानते हैं कि संविधान के संरक्षक के तौर पर होता है या एक राज्य के संरक्षक के तौर पर होता है एक राज्यपाल, लेकिन कहीं ना कहीं राज्यपाल की भूमिका यहां पर सेंटर से करीबी के तौर पर सामने आ रही है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां पर सीधा सीधा टकराव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच में भी है, क्योंकि जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उस दौरान सीधे सीधे तौर पर यह बात सामने आ गई जब जगदीप धनखड़ साहब ने वहां पर टोका, एक प्रकार से एक टिप्पणी करी, एक सरकाजम के तौर पर उन्होंने टिप्पणी करी, और उसके बाद तुरंत ममता बनर्जी ने टिप्पणी कर दी चुनाव आयोग और राज्य के शासन को लेकर। उन्होंने कहा कि जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि राज्य में अब एक नए अध्याय की शुरुआत होनी चाहिए, एक नए तरीके से यहां पर कानून का राज स्थापित होना चाहिए। इस पर तुरंत ममता बनर्जी ने माइक उठाते हुए कहा कि अभी तक तो हमारे पास सत्ता नहीं थी, पिछले 2 महीनों से चुनाव आयोग के अंडर थी, अब हम आएंगे तो हम अपने तरीके से देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद परिणाम क्या हुआ। उसके बाद ये आप देखिए कि जो चुनाव आयोग ने जिन लोगों की नियुक्ति की थी राज्य में, चाहे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो या और भी पुलिस के आला अधिकारी हो, उन सबको चेंज कर दिया, उन सबके ट्रांसफर्स अलग अलग विभागों में कर दिए, और मुख्यमंत्री ने अपने एक बार फिर से उन लोगों की नियुक्तियां करी हैं जिनको वो बेहतर मानती है या जिनको वो करीबी मानती है राज्य की आला अधिकारियों की पोस्ट पर। यह भी हुआ। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले रविवार से सोमवार रात तक, यानी इस हफ्ते के शुरुआती जो पहला दिन था सोमवार रात तक, करीब 11 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, जिसमें 9 बीजेपी के, 1 तृणमूल कांग्रेस के और 1 आईएसएफ के, इंडियन सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ता की खबर आई है। इसके बाद भी कुछ कार्यकर्ताओं की मौत की खबरें सामने आई। करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 1 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। ममता बनर्जी ने भी जब वो गुरुवार को आई तो उन्होंने माना इस बात को कि 16 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है। इसमें भाजपा, तृणमूल और संयुक्त मोर्चे के सदस्य यानी समर्थक इसमें शामिल हैं। और यहां पर दोस्तों इस बात का भी जिक्र मैं करना चाहूंगा कि इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी एक्टिव हुआ है, उनकी सक्रियता बढ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक 4 सदस्यीय दल को भी, जांच दल को भी कोलकाता भेजा है। उन्होंने कल वहां के एक ग्रामीण क्षेत्र का भी दौरा किया जांच के लिए। इसके अलावा इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी राज्यपाल धनखड़ साहब से बात की थी फोन पर। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल और राज्य सरकार को इस पूरी हिंसा की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने की भी बात कही है, जिसे जल्द ही शायद ये दोनों की ओर से सौंपा जाएगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि राज्यपाल का जो एक प्रकार से उनका जो पक्ष होगा या फिर मुख्यमंत्री का जो पक्ष होगा वो दोनों भिन्न होगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं यहां पर जो स्थिति सामने आ रही है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस हिंसा को लेकर राज्यपाल ने भी लगातार तृणमूल सरकार को लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों से दूर है ऐसे आरोप लगाए, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि राज्य का जो गृह मंत्रालय है, पश्चिम बंगाल का जो गृह मंत्रालय है, वो उन्हें रिपोर्ट नहीं सौंप रहा है।
साथ ही साथ दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और फिर आपको मैं इस वीडियो के अगले हिस्से में बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए यहां पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं और ये प्रमुख तौर पर इनमें से बहुत ज्यादा फेक हैं। ये दुष्प्रचार को बढ़ावा देने के इरादे से इन्हें वायरल किया जा रहा है और एक प्रकार से राज्य के सांप्रदायिक सौहार्द को चोट पहुंचाई जा रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से, इन वीडियोस के माध्यम से, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें और वीडियो से पटा पड़ा है सोशल मीडिया कि ये एक प्रकार से पूरे जो बाकी बचे हुए देश है, देश के अलग अलग इलाके हैं, उसको एक संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल में एक वर्ग बिल्कुल बहुत ज्यादा डरा हुआ है और एक वर्ग ऐसा है जो वहां पर एक प्रकार से अत्याचार कर रहा है। जबकि मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा दोस्तों अपना ओपिनियन के आधार पर कि ये पूर्ण रूप से जो हिंसा हो रही है ये सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, ये राजनीतिक आधार पर हिंसा हो रही है। इसमें राजनीतिक एंगल है, इसमें आप मेरा विश्वास कीजिए कि इसमें हिंदू मुस्लिम का कोण, इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। हां, कुछ ऐसी हो सकता है छिटपुट जगह ऐसी घटनाएं हो, मैं बिल्कुल इस बात को खारिज नहीं कर रहा हूं कि कहीं पर इसे सांप्रदायिक इसके कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें जो हिंसा हो रही है ये सिर्फ राजनीतिक आधार पर है। क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कैसे वहां पर जो कार्यकर्ता है या वहां पर जितने भी राजनेता आते हैं वो एक प्रकार से राजनीतिक की जमीन तैयार करते हैं, एक पूरी की पूरी ऐसी जमीन तैयार की जाती है जिस पर वो एक खेती करते हैं उस बात की कि कैसे वहां पर हिंसा के माध्यम से वहां पर लोगों के भीतर खौफ पैदा किया जा सके और फिर सत्ता को हड़पा जाए। यह सत्य है बंगाल का। इसके अलावा दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, जिसमें स्वपन दास गुप्ता शामिल है, जिसमें मीनाक्षी लेखी, जिसमें खुद कैलाश विजयवर्गीय शामिल है, इन्होंने ट्वीट किए जिसमें कहीं ना कहीं एक समुदाय को उन्होंने कटघरे पे खड़ा किया और उसे सीधे तौर पर उसका नाम लिया और कहा कि यहां पर वही लोग हिंसा कर रहे हैं। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं आए हैं और जांच टीम जब अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तो शायद उसमें भी निकलकर सामने ना आए, क्योंकि हिंसा या भीड़ जब हिंसा करती है तो कौन किसको कौन कटघरे में खड़ा करता है। हमारे देश का ये सिस्टम है, हमारे देश की ये व्यवस्था इस प्रकार की बनी हुई है कि कहां किसी को सजा मिलती है। इस देश में संविधान के मूल्यों की, संविधान के जो उसमें मेंशन अधिकार है उनकी बातें सब लोग करते हैं, लेकिन धरातल पर उसे कोई लाना नहीं चाहता। आदर्शों की बात, नैतिकता की बात सब करते हैं, सिद्धांतों की बात सब करते हैं, लेकिन सत्य यह है कि इस देश में सिर्फ सत्ता लोभी बचे हुए हैं, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, जिनका एक ही लक्ष्य होता है कि वो किसी प्रकार से सत्ता हथिया लें। अन्यथा चाहे जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बयान कभी सामने नहीं आते जिसमें कहा गया कि अगर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान चले जाएं तो फिर यहां पर हम और आप ही बचते हैं। इसके अलावा एक बयान और भी सामने आया, मैं नेताओं का नाम जानबूझ के नहीं लेना चाह रहा हूं लेकिन आप समझ जाइए। इसके बाद एक बयान और सामने आया कि कहा गया कि हम इतना अगर हम शुरू हो गए तो फिर बैंडेज लगाने के लिए जगह नहीं बचेगी। अमर्यादित टिप्पणियां की गई, एक दूसरे को क्या कुछ नहीं कहा गया, गुंडा कहा गया, किसी ने किसी को कह दिया कि ये बाहरी है। इस तरीके के बयान सामने आए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में भी लेकर जाना चाहूंगा दोस्तों, आपको याद करवाना चाहूंगा कि टिप्पणी बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुई थी। वो टिप्पणी ये थी कि जब एक बड़ा बरगद का पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, या फिर क्रिया के अनुरूप प्रतिक्रिया होती है। इस तरीके के बयान भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा सामने आते हैं। लेकिन दुखद पहलू ये होता है कि जब ये बयान दिए जाते हैं या फिर रैलियों में जब ये इस तरीके के विवादित और अमर्यादित बयान दिए जाते हैं तो वहां पर खड़ी जनता भी तालियां बजाती है। ये दुखद है। क्या हमारे देश के राजनेता और हमारे देश की राजनीति क्या हिंसक हो गई है? बिल्कुल हिंसक है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस देश की चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो, वहां पर बैठे हुए करीब करीब 1/3 से ज्यादा लोग आपराधिक छवि के होंगे। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जिस देश के भीतर होगा, वहां पर आप कहां पर नैतिकता की बात करेंगे, सोचेंगे? इन पूरे मुद्दों का, इन पूरे के पूरे इसका निहितार्थ यह निकलता है कि सिर्फ और सिर्फ जनता पीड़ित रहती है। आम जनता आज ये सवाल पूछ रही है कि कोविड को लेकर आपने हमारे लिए क्या इंतजाम किए। और कोविड से अगर याद आया तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीते 7 दिनों के दौरान ही पश्चिम बंगाल में 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसको लेकर कोई भी फोन नहीं खड़काएगा,
इसको लेकर कोई भी जांच दल नहीं जाएगा, इसको लेकर कहीं कोई पूछ नहीं होगी, क्योंकि वो आम आदमी की मौत हुई है, वो आम आदमी की जो शायद किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन यहां पर अगर राजनेता या राजनीतिक आधार पर हिंसा होती है तो तुरंत आला अधिकारी या बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के पैर कांपने लगते हैं। इस देश में हर किसी को एक समान ट्रीट नहीं किया जाता, और यही इस देश का डबल स्टैंडर्ड है, इस देश के राजनेताओं का डबल स्टैंडर्ड है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर मुस्लिम तुष्टीकरण से लेकर सिंडिकेट तक और कटमनी तक, और साथ ही साथ शारदा जो वहां पर एक घोटाला हुआ था, रोज वैली घोटाले हुए थे, इनके भी आरोप लगे। लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लग रहे हैं वो वाकई में संगीन है, और देश के लोगों में एक बड़े तबके के अंदर एक इस प्रकार का एक प्रकार से नैरेटिव है कि पश्चिम बंगाल के भीतर अगर कोई भी हिंसा हो रही है तो वो ममता बनर्जी के कारण ही हो रही है। ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस प्रकार से राज्य में कानून व्यवस्था को सही तरीके से चलाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनकी शह प्राप्त है, जो कि दिखता है, तो ये बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पर यह हिंसा एक तरफा नहीं हुई है, इसमें दोनों पक्ष इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि आप ये स्वयं भी देखिए कि अगर टीएमसी के लोग मरे हैं या मारे गए हैं तो फिर बीजेपी के लोग भी मारे गए हैं, यानी बीजेपी के लोग की अगर मौत हुई है तो फिर टीएमसी के लोग की मौत हुई है। तो यहां पर ये एक तरफा नहीं है, ये सिर्फ एक प्रकार से एक नैरेटिव एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है, एक प्रकार से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर और स्वयं का पल्ला झाड़ते हुए। अब इस पर जांच दल क्या अपनी रिपोर्ट देता है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ क्या इसमें देश के न्यायालय इस पर संज्ञान लेते हैं, यह भी देखना होगा, क्योंकि एक याचिका भी दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, और देखना यह होगा कि भविष्य में क्या होता है इसको लेकर पूरा का पूरा किरदार, चाहे न्यायालय हो, चाहे राजनीतिक दल हो, या फिर राज्यपाल स्वयं हो। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि चाहे नेता हो या फिर एक अभिनेत्री हो, लगातार फेक न्यूज का जो प्रचार कर रहे हैं उससे आपको सावधान रहना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है, बहुत मौकों पर ऐसा देखा गया है कि कहीं और की वीडियो लगा दी गई, कहीं और की तस्वीर लगा दी गई, और उससे एक बनाया गया कि ये वहां की तस्वीर है। और सिर्फ दोस्तों यहां पर बात मैं पश्चिम बंगाल की ही नहीं करूंगा, जहां पर कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं एक चीज का मैं और जिक्र करना चाहूंगा कि 5 तारीख को जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था ममता बनर्जी का, उसी दौरान भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, और वहां पर उसी समय, जिस समय मुख्यमंत्री शपथ ले रही थी, उसी समय जेपी नड्डा साहब भी एक शपथ ले रहे थे, जिसमें वो ये कह रहे थे कि नफरत की राजनीति को खत्म किया जाएगा। कहीं ना कहीं बीजेपी भी आक्रामक है, और बीजेपी भी ये दिखाना चाहती है कि हम ही राज्य में एक विपक्ष है, और ये सत्य भी है, क्योंकि आंकड़े इसी बात को दर्शाते हैं कि वामपंथी दल और कांग्रेस समाप्त हो चुके हैं, वो अपनी जमीन को खो चुके हैं, और इस समय भाजपा बनाम टीएमसी ही हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ दोनों राजनीतिक दलों के अहम की लड़ाई है, ये सांप्रदायिक नहीं, ये अहम की लड़ाई है, और यहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाया जाएगा, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे, और इसमें कभी भी शीर्ष नेता के घर पर या उनके ऊपर आंच नहीं आएगी। इसमें अगर मौत भी होगी तो आम कार्यकर्ता की होगी, और त्रस्त वो जनता होगी, दहशत में वो जनता होगी। ये दुखद इस पूरे के पूरे विवाद का, इस पूरे के पूरे सियासी घमासान का पक्ष है। और जाते जाते दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हुई। हाँ, इसके समानांतर अगर आप देखें तो तमिलनाडु में भी नतीजा है, पुडुचेरी में भी नतीजा है, केरल में भी नतीजा है, असम में भी नतीजा है, लेकिन वहां पर हिंसा नहीं हुई। हिंसा पश्चिम बंगाल में हुई, और हिंसा हुई उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में भी हाल में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि पंचायती चुनाव के वहां पर नतीजा है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई भाजपा पर, अन्य के करीब करीब 1000 से ज्यादा कैंडिडेट्स जीते जो निर्दलीय लड़ते हैं, और कांग्रेस और बीएसपी के बहुत ही कम वहां पर जीत वहां पर दर्ज हुई है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती हो, या फिर गोरखपुर हो, या फिर आजमगढ़ हो, यहां से भी हिंसा की खबरें सामने आई हैं। बुलंदशहर हो या फिर लखीमपुर खीरी हो, यहां से हर्ष फायरिंग की खबरें सामने आई हैं। तो इस प्रकार से अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए, या अहंकार पर लगी हुई चोट को जाहिर करने के लिए राज्यों में हिंसा होती है। और फिर जो विवादित बयानों को मैंने जिक्र किया, जो मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष तक और गृह मंत्री से लेकर
पूर्व के प्रधानमंत्री तक, उन लोगों ने समय समय पर देश में इस बात का जिक्र किया है। और फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हमारे देश में है। यही कारण है कि इस देश में राजनीतिक आधार पर हिंसा होती है। ये दुखद है और इसे जल्द से जल्द परिवर्तित होना होगा। या तो संज्ञान हमारे न्यायालय ले या फिर संज्ञान हमारी जनता को लेना होगा, आप सबको लेना होगा। बहरहाल दोस्तों, बंगाल में हुई वायलेंस को लेकर ये मेरा पक्ष था और मैं सीधे तौर पर एक लाइन में अगर कहूं तो ये हिंसा नहीं होनी चाहिए और बहुत जल्द राज्य की मुख्यमंत्री को कठोर कदम उठाने चाहिए और कार्रवाई उन लोगों पर करनी चाहिए जिन्होंने हिंसा भड़काई, क्योंकि कैमरे में वो तमाम लोग, उनकी तस्वीरें कैद हैं, उनको बहुत आसानी से ट्रेस किया जाता है। बस समय है और ये देखना होगा कि कितनी जल्दी उन लोगों को ट्रैक एंड ट्रेस कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है, क्योंकि राज्य के सामने सबसे बड़ी और देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड की है। इस प्रकार की दुखद खबरें आना वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और मौतों को भी दो अलग अलग तराजुओं पर देखना, उनका वर्गीकरण करना, यह भी गलत है। जहां प्रधानमंत्री अगर या मुख्यमंत्री अगर बचाव के लिए आ जाती है, प्रधानमंत्री सीधा कॉल कर देते हैं कि वहां पर कैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, तो वहीं पर इस बात का भी जिक्र होना चाहिए कि आखिर देश में रोजाना 3000 से ज्यादा मौतें हो रही है, उस पर आपने क्या बयान दिया? या बंगाल में रोजाना करीब औसतन 100 के करीब मौतें हो रही हैं, तो उस पर आप क्या कदम उठा रहे हैं? केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर शामिल है और जारी है। यह दुखद है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में हिंसा ना हो और जो फेक न्यूज का एक पूरा प्रोपेगेंडा है, ये भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाए और ये व्यापक हिंसा का दौर थम जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।